दोस्तों स्वागत है आपका इस नए YouTube वीडियो में जहां पर हम जो PYQs की सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं 1979 ऑनवर्ड्स। 1979 से करीब 8-10 साल की PYQs हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आगे हम इस सिलसिले को बढ़ाते हैं। तो यार लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था मनसबदारी के ऊपर। ये क्वेश्चन का आंसर है, अकबर ने इसको शुरू किया था। ये आज के IAS के सिस्टम की तरह है। आगे देखा जाए, विच आर द फॉलोइंग रिड्यूस अ मेजर ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 में आया था, जिसके बाद इलेक्शंस हुए, सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी। ये सभी को आमतौर पर पता है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बहुत ही आसान सा सवाल है। मद्रास लेबर यूनियन क्या है, बॉम्बे पोस्टल यूनियन क्या है, प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकाटा क्या है। इन सब का आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। रेलवे एंड टेलीग्राफी सिस्टम, बहुत ही आसान सवाल है। लॉर्ड डलहौजी। एक बहुत चीज़ हम प्रोमिनेंटली सुनते हैं कि 1853 में बॉम्बे टू ठाणे पहली ट्रेन चली थी। उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है डलहौजी। With who among the following Indians mostly encourage the remarriage of widows? Remarriage of widows, अगर यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम होता तो ज़्यादा वो आता, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शंस के हिसाब से राजा राम मोहन राय फिट बैठते हैं इनके नाम पर हम बात करेंगे। जयसिंह नहीं, सरफोजी नहीं, ये दोनों ही आंसर्स नहीं है। अहिल्याबाई होलकर नहीं थी। अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत प्रोमिनेंट है आजकल की जो पॉलिटी में हम आजकल की पॉलिटी में हम देखते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट मंदिर बनाया था। वो मंदिर उन्होंने वाराणसी में बनाया था। घाट के आसपास वो मंदिर बना था। इसका पूरा इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। इन सवालों को एक दो यहीं देख लेते हैं। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। बिपिन चंद्रा में कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने ये किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके बारे में बात करी है। जवाहरलाल नेहरू तो 1929 में जब रावी के बैंक पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अधिवेशन में, तो उसके प्रेसिडेंट थे CR दास, स्वराज पार्टी वाले। इनका नाम भी काफ़ी पॉपुलर है, आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ज़्यादातर एक ही कलेश था, वो था स्वराज के ऊपर। एक तबका कहता था कि हमें डोमिनियन स्टेटस में ठीक है हम लोग, एक तबका कहता था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर मदन मोहन मालवीय थे, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। इसी में अगर आप कभी भी BHU कैंपस जा पाएँ तो एक सजेशन ये है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन कॉलेज, IIT BHU का कैंपस फेस्ट होता है कॉल्ड काशी यात्रा। आई हैव बीन देयर, इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल। आपको वहाँ पे यूथ फेस्टिवल जाना चाहिए अगर समय आपको इजाज़त देता है तो। आगे बढ़ते हैं। डायरकी किस में आया था? डायरकी 1919 में आया था, मोंटागो गेम्सफोर्ड में। मोर्लेमेंटो 1909, ये आपको पता होने चाहिए इसके फीचर्स। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। साथ ही क्योंकि 35 की बात आई है तो RBI एक्ट भी इसी साल आया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनको याद रखने का, इनके फीचर्स को समझने का तरीका क्या हो सकता है। 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सभी PYQs उठाओ और स्पेसिफिक टू जो PYQs में पूछा गया है, लेट्स से मॉर्लेमेंटो में, मॉन्टफोर्ड में, जहाँ पे भी, उसके आप नोट्स बनाकर इस काम को आगे बढ़ाओ। दूसरा तरीका है आप इनके फ्लो चार्ट्स बना लो। अब पॉइंट ये है कि यार टाइम बहुत कम है, ये पूरा प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है। तो अगर मैं आपकी इसमें हेल्प कर पाऊँ या आप मेरी इसमें हेल्प लेना चाहो तो वो बिल्कुल अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे balbuddhividya.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्लो चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स जो हैं वहाँ पे आपको बहुत आसानी से सिर्फ रिफॉर्म्स ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के फ्लो चार्ट उसमें हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है pyq.csey.com पर जाओ। वहाँ से PYQ के नोट्स और जो वीडियो लेक्चर्स हैं 2009 से 2023 तक के, वो आप ले लो। उसमें लास्ट में एक सेगमेंट मैंने बनाया है जिसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर काम किया है। उसमें आपको फ्लो चार्ट्स भी मिलेंगे। उसमें आपको ये जितने भी एक्ट्स हैं, जो PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 40 सालों में, उन पे आपको जो नोट्स रेलेवेंट है, जिससे आप उनको रिवाइज करना आसान बना पाएँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? माउंटबेटन अगेन नो। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन 46 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं है, ये भी नहीं है। सॉरी, क्रिप्स मिशन मुझे लगा ये लिखा था यहाँ पे, कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन का सजेशन था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प चाहिए थी।
बहुत लंबी कहानी है, अभी के लिए छोड़ते हैं। अब हम आते हैं 1990 के PYQs पे। Who among the following was a revolutionary who later turned into a yogi and a philosopher? औरबिंदो घोष। औरबिंदो आश्रम है पांडिचेरी में, टचवुड, थैंक्स टू माई गुड लक मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। औरबिंदो घोष ही ऐसे फिलोसोफर थे, ऐसे योगी थे जिन्होंने अपने पिछले समय में पॉलिटिक्स भी करी थी। आगे बढ़ते हैं। In 1989, Bahadur Prasad broke a 2-decade-old national athletics record established by, ये उस समय का करंट अफेयर्स होगा, इतना रिलेवेंट अब नहीं है तो इसको हम इतना ध्यान नहीं देंगे। Who among the following was not a no changer? No changer, जो स्टेटस को चाहते हैं वो एक तरीके के लोग थे कांग्रेस में, जो ये चाहते थे कि चेंजेस आने चाहिए, वो दूसरा तबका था। मोतीलाल नेहरू वॉज नॉट अ नो चेंजर, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन में एक अहम योगदान दिया था। तो ये अलग अलग स्टोरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेयर, सिंगापुर। ये सिंगापुर में हुआ था, जहाँ पे बोस साहब ने इसको शुरू किया था। अब ये देखिए, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन थेरोजियो, इनके नाम दोनों के पहले आ चुके हैं। अब इसमें हमें समझना है कि किसका क्या क्या काम था। इनका काम यंग बंगाल मूवमेंट से रहा है। देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंस मंडली, तत्वबोधिनी सभा, ये सही है, मैच्ड है। तो अब इसमें क्या हमें एग्जैक्टली पता लगाना है, मतलब क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, यही पता करना है कि कौन सा किससे मैच होता है। ABCD। ए केशव चंद्र सेन, इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बनाया था अलग होकर, 3 पे जाएंगे ये। हेनरी विवियन, इस पे 1 पे जाएंगे। गोपाल हरि देशमुख, परमहंस मंडली तत्वबोधिनी, अगेन मतलब इतना कोई इसमें वो नहीं है, ये आंसर है इसमें, जहाँ पे भी मिले मार्क करना, आगे बढ़ना। और अब आपको भी याद रखना है, इस PYQ से आपने ये सीखा, हेनरी वॉज एन एथिस्ट, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया। केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज बनाया। इनके बारे में कहानी फेमस है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी चाइल्ड मैरिज कर दी थी, हालांकि उससे पहले ये सारी उम्र एक किसी महाराज से, आई थिंक कूच बिहार के महाराज के यहाँ पे उनके बेटे से इन्होंने चाइल्ड मैरिज कर दी थी अपनी बेटी की, या शायद महाराज से ही कर दी थी। उससे पहले सारी उम्र इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट झंडा उठाया था, लेकिन जब अपना मौका आया अपनी बेटी को सेटल करने के लिए तो इन्होंने उसको नहीं ध्यान किया, एंड ही वेंट अवे फ्रॉम हिज प्रिंसिपल्स। खैर, ये चारों नाम अब आपको यहाँ पर रिवाइज हो गए, केशव चंद्र सेन, हेनरी, गोपाल हरि देशमुख और देवेंद्रनाथ टैगोर। गोपाल हरि देशमुख जी परमहंस मंडली के संस्थापक रहे हैं, इस पे इन्होंने काम किया है, तो क्या कुछ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वाले चैप्टर्स में जो 1979 से 1994 2000 तक भी हैं, इनमें मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को, इनमें हम बहुत डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। 2009 के बाद, या फिर यूँ समझिए कि 2000, हाँ लगभग 2009 के बाद, जब से पैटर्न धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, सवालों का तरीका बदलना शुरू हुआ, वहाँ पे हम और करीब से इसको देखेंगे, तो वो सभी आपको CSEY पर भी मिल जाएंगी, वो सारी वीडियोस। 2009 से 2023 के जो हर क्वेश्चन है उसके नोट्स भी आपको pyq.csey.com पर आसानी से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेशंस ऑफ INC, द सेशन इन विच मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट जॉइंटली। ओके। रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये रावी में हुआ था, मतलब रावी के बैंक्स पर लाहौर में 1929 में। डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ये सूरत स्प्लिट की कहानी है 1907 में। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन अगर 1921 में हुई है नॉन कॉपरेशन, तो इससे पहले ही हुआ होगा, आम सी बात है। मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट जॉइंटली, ये भी कहीं ना कहीं 1916 के आसपास की बात है, लखनऊ पैक्ट की ये बात है। अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो 2 सबसे पहले हुआ, फिर मुस्लिम लीग वाला ये सीन हुआ 1916, फिर हम गए नॉन कॉपरेशन पे, और फिर रावी 2143। सिंपल से आंसर्स हैं, ध्यान होंगे, कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फ्रीडम इवेंट। दोस्तों, इन दोनों सवालों से, ये जो इससे पिछले वाला गया, ये वाला सवाल, और ये जो अब सवाल हम देख रहे हैं, इनसे हमें ये समझना है कि पैटर्न 2023 में जो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, इस पैटर्न के हिसाब से और किस तरीके के पैटर्न चेंज हो सकते हैं। ऐसे 4 इवेंट्स दे दिए और ये बोला कि भाई तुम बताओ कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा।
अब इसमें यहाँ से हमें ये चीज़ सीखनी है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका आंसर क्या था, वो नहीं। हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि भाई पैटर्न किस तरीके से है, PYQ से हमें क्या सीखने को मिलता है। PYQ एक तो हमें एग्जामिनर की साइकी बताता है, दूसरा फोकस एरिया बताता है। साइकी एज इन भाई वो सोच क्या रहा है, फोकस एरिया की भाई सिंह सभा पे उसका फोकस है, क्विट इंडिया पे फोकस है, दांडी मार्च पे फोकस है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट पे फोकस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको ये बताता है कि आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि नोट्स किस डायरेक्शन में बनाने हैं। तो आप इन सब के नोट्स बना सकते हो। सिंह सभा मूवमेंट क्या थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, गुरुद्वारा रिफॉर्म में क्या था, ये सभी चीज़ें। अब अगर रफली देखा जाए तो सिंह सभा सबसे पहले इसमें हुआ था, ये 42 में हुआ, ये 30s में हुआ। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये भी मतलब काफ़ी पहले चल चुकी थी। इसके बाद ये दोनों तो खैर क्लियर ही हैं, मतलब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर से सेम क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। हंटर, चार्ल्सवर्थ, सैडलर, रेलिक कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि इंडिया में जो एजुकेशन का तरीका है वो इवॉल्व किस तरीके से हुआ, कौन सी कमेटी थी, कौन से अंग्रेज उसमें शामिल थे, वो सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबें, फिर से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे किताबों के नाम ज़्यादातर याद नहीं रहते। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि इसका आंसर 4123 है, यानी कि 4123। इंडिया टुडे लिखी गई थी रजनी पालमे दत्त के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन केरॉल जो भी इनका नाम है। गीता रहस्य को लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नेहरू के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द तुगलक पीरियड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्लोपिंग वॉल्स, ओके। डिलिबरेट अटेम्प्ट टू कंबाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्च एंड लिंटल एंड द बीम्स इन द बिल्डिंग, ये मुगल पीरियड का काम है, ये इनका नहीं है। प्लेसिंग द बिल्डिंग टॉम्स ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, हाँ ये सही बात है। स्लेव डायनेस्टी में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। आंसर है डी। अब यहाँ से आपने आर्किटेक्चर भी समझा। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें रिवाइज कराई। सबसे पहली, तुगलक पीरियड में क्या क्या थी, स्लोपिंग वॉल्स थी, और टोम जो हैं हाई लेवल पे हमने देखा है। अगर कोई हुमायूंस टोम गया है उसको पता होगा, पर हुमायूंस टोम मुगलों के दौर की है, तो मुगल्स में ये नहीं था, ये तुगलक से शुरू हो गया था, तुगलक एरा से। दूसरा ये समझ आ गया कि ये मुगल एरा का एक फीचर है जो आप आर्किटेक्चर अगले आने वाले समय में ध्यान रखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग यूरोपियन मिशंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। थॉमस रो, ओके। टेवर्नियर, रोडोल्फ एक्वा विवाह। इसका भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही बताना है। अगेन इसमें हमें बहुत गहन रिसर्च नहीं करनी है क्योंकि ये PYQs में आया है, तो विल जस्ट रिवाइज इट वंस कि सबसे पहले रोडोल्फ आए, फिर थॉमस रो आए, फिर टेवर्नियर आए। ये एक रफ ऑर्डर है जो हमें ध्यान रखना है। आपका काम ये है, आपको ये बताना है कि रोडोल्फ एक्वा विवा कौन सी इनकी नेशनैलिटी है। ये सवाल आपको समझ आएगा मैं क्यों पूछा है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ कमेंट करके ये बताइए। आगे जाके शायद मैं बता भी दूं कि ये सवाल ऐसा क्यों है। अभी के लिए आप कमेंट करके ये बताइए कि रोडोल्फ एक्वा विवा की नेशनैलिटी क्या है। चलिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में हुई थी, मतलब 1930 से लगभग शुरू हो गया था ये होना, और फिर आगे आगे चलता गया। इस सवाल कई बार आ चुका है। हड़प्पन्स को आयरन के बारे में नहीं पता था, ये कब पत्थर की लकीर मान लो PYQs में 50 बार आ चुका है, नहीं ज़्यादा बोल दिया। PYQs में कम से कम 5 से 8 बार ये अब तक हम इसी में देख भी चुके हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। Which of the following was the contemporary Bengal king during the time of Harsha of Kannauj? Again, a very particular question, इतना ज़्यादा पिन पॉइंट कोई याद नहीं रखता है। ऐसे सवाल आमतौर पर एग्जाम में छोड़ने के होते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पे सिर्फ रट लो, याद कर लो, जैसे भी है, एक बार नज़र में से निकल जाएगा तो आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज अशोका मेंशन्ड बाय नेम? दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। मास्की में, मास्की जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, एक माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर अशोका को उनके नाम से लिखा गया है। एक और जगह पर उन्हें पियानाम दासी इसके नाम से लिखा गया है। अब आप कमेंट करके बताओ कि वो इन चारों में से कौन सी जगह है जहाँ पे पियानाम दासी लिखा गया है। आगे चलिए। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अंडर द जब्ती सिस्टम, लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड एंड वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश, ओनली काइंड, जमींदार। सिस्टम कोई भी ऐसा हो मुगल एरा का, सिर्फ कैश या सिर्फ काइंड पर नहीं चल सकता, दोनों सिस्टम उसमें चाहिए, इसलिए इस तरीके से बना। Who among the following led the sepoys at Kanpur in 1857 uprising?
ट्विटर पे आप आमतौर पे देखेंगे कि बहुत बार क्या करते हैं लोग, बहुत सारे यूपीएससी के पेजेस वो पूरी लिस्ट उठाएंगे 10-12 जगहों पे किसने क्या क्या किया था और वो डाल देंगे। क्यों? वो कहाँ से आ रही है? ये किसने सिखाया कि ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी जगह पे कौन से फ्रीडम फाइटर थे? कोई लॉजिक नहीं है इसका। एक बार ये सवाल आया था, इसके बाद ये दोबारा कभी ज़्यादा नहीं आया। सिर्फ इसके बेसिस पे ये धंधा लोग चलाते हैं। इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ट्विटर पे जो भी डाला जा रहा है वो सब सच है, एंड दिस इज़ ट्रू इवन फॉर माई कॉन्टेंट। अगर आपको वो रेलिवेंट लगता है, आप तभी, अगर आप CSEY को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तभी आप उसको अडॉप्ट करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दिस इज़ वेरी ऑनेस्टली नो सेकेंड थॉट्स, नो बुलशिट रिव्यू। मॉडर्न रिव्यू वो स्टार्टेड बाय मॉडर्न रिव्यू। अगेन कोई ऐसा नाम इसमें लॉजिक नहीं है। बस पता है तो पता है, नहीं तो आप मिस करो, आगे बढ़ो। द फोररनर ऑफ द आइडियाज ऑफ ग्लासनेर एंड प्रेस्टोरिका, अगेन ये तो खैर फेमस है थोड़ा सा। जोसेफ टिटो का नहीं था, डुबीक का नहीं था, ये रशियन नाम है। मैंने कॉलेज में रशियन पढ़ी थी, मुझे रशियन भाषा आती है, तो यहाँ पे मुझे पता था गोर्बाचेव का नाम। ये दोनों चीज़ें हमने अपने एक सेमेस्टर में पढ़ा था। बट अभी के लिए आप इसको, क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ में देख रहे हो, तो आप इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं कि ग्लासनॉस्ट और पेरोस्ट्रोइका, ये दोनों ही गोर्बाचेव के एक तरीके से फोररनर आइडियाज़ थे। इन दोनों का मतलब क्या है ये रेलेवेंट नहीं है, मतलब ऑल्दो हमने अपने लिटरेचर में पढ़ा था तो मुझे ध्यान है, बट इट्स नॉट रेलेवेंट हियर। अली ब्रदर्स फाउंडेड स्वराज पार्टी, जी नहीं। स्वराज पार्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी, इन्होंने इसको बनाया था। दे वर इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री एंड ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ ये बात सही है। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। Most effective contribution made by Dadabhai Naroji to the cause of Indian national movement was that economic exploitation. मैं अपने वीडियोस में 50 बार फिर से ज़्यादा बोल दिया। मैं अपने वीडियोस में जब जब ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में 1979 ऑनवर्ड्स, हर बार बताया है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को लेकर कुछ भी अगर बात ज़्यादातर हो रही है, कोई किताब लिखी हो, उस पर कोई ऐसे लिखा हो, कोई रिसर्च पेपर छपा हो, वो सारे इन महाराज ने किए हैं, इन फ्रीडम फाइटर ने किए हैं। चलो जी, द स्टोनिश पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक, यार शीप है क्योंकि दूध और वूल, मिल्क एंड वूल के ऑप्शन इनसे मिलते थे, तो ये रहे हैं। बुक्स आ गई फिर से, अगेन नॉट माई स्ट्रेंथ स्पेस। पीलू मोदी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं आज़ाद भारत में भी। कुलदीप नैयर एक बुजुर्ग से पत्रकार हैं जो इमरजेंसी के समय काफ़ी एक्टिव थे। सरोजिनी नायडू और नेहरू जी को तो हम सभी जानते हैं। अब इसमें किसने कौन सी किताब लिखी, आई डू नॉट हैव द राइट आइडिया अबाउट इट, पर अगर हम आंसर्स देखें तो 2413 इसमें बैठता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2413, पीलू मोदी ने जुल्फी लिखी, जुल्फी माय फ्रेंड लिखी, नेहरू जी ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे, सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा, और सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा और कुलदीप नायर ने द जजमेंट लिखी। 1991 पे अब हम आ गए। अभी तक हमने जितने भी सवाल थे 90 तक के, 1979 से लेकर 1990 तक के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम CSEY चैनल पर कवर कर चुके हैं। उनको आप जाकर रिवाइज कीजिए। ये वीडियोस आप 2x पर देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप रिवाइज करते हुए चले जाएंगे। लेकिन देखिए ज़रूर, आपका जो MCQ एप्टीट्यूड है, MCQ को देखते ही उसे सॉल्व करने का जो तरीका है, बिना आंसर आए, अपनी एग्जिस्टिंग अवेयरनेस के ऊपर, अपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे, वो आपको इसमें समझ आएगा। 2x पर देख लेंगे, कभी खाना खाते हुए, कभी शाम को वॉक पे, कभी जिम में, जैसे भी आप उसको देखना चाहते हैं करें, लेकिन करिए ज़रूर। आपको 2024 में बहुत इससे मदद मिलेगी, दिस इज़ वेरी सर्टेन। व्हेन द पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया, द फॉरेनर्स whom they encountered as trade rivals, ये स्पेक्ट्रम में आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने ध्यान से पढ़ी भी है तो वहाँ आपको मिल जाएगा। पर्शियंस यहाँ पर नहीं थे। डच, PDEF पहले भी मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में बता चुका हूँ। पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये ऑर्डर है, इसको याद कर लेना निमोनिक को, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, उसका ऑर्डर है इंडिया में। पोर्चुगीज़ वर ऑल्सो द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है अरब्स, अरब के जो लोग थे। अब इसको आप इंडियन कोस्ट के हिसाब से देखिए, यहाँ पे इंडियन कोस्ट है, यहाँ पे ये सऊदी वूदी का इलाका आता है, तो यहाँ से किसके लिए आना आसान था, ये एक नो ब्रेनर है, ज्योग्राफी के बेसिस पे आप समझ सकते हो। चलिए,
इंटेंसिटी ऑफ फेमिन इंक्रीज इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भुखमरी क्यों फैलने लगी थी, फेमीन्स क्यों होने लगे थे ब्रिटिश इंडिया में? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, मॉनसून नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हाँ। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी था, मतलब इन्होंने बहुत सारा जो ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था अपनी आर्मी के लिए, अपने लोगों के लिए। इंडियंस को डिवाइड, दे डिड नॉट प्रोवाइड मच टू इंडियंस। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन ये कुछ नहीं, ये इसका आंसर है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था 1939 में, ये आपको पता होना चाहिए। सीआर दास का याद करो, उनका ये था कि प्रोविंसेस में जाना चाहिए। फिर देश में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज चली गई थी, लेकिन 1939 में रिज़ाइन किया। क्यों किया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रूव टू बी अ फार्स। नहीं, दे वर डूइंग वेल, आई मीन ये डॉक्यूमेंटेड है ऑन पेपर, स्पेक्ट्रम में भी आप इसे देख सकते हैं। गवर्नर्स इंटरफेयर टू मच, ये भी कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि इस पर रिज़ाइन किया जा सके। इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल, ब्रिटिश फॉलोड पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी है ना, ये सवाल चारों ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और करना भी चाहिए। मतलब स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत दो किताबें हैं भाई, इतनी गौर तरीके से पढ़ लो, चाहे 10 बार पढ़ लो। तरीका क्या है स्पेक्ट्रम पढ़ने का? लास्ट में समरी दी होती है, वहाँ से रिवाइज करना शुरू करो, और फिर शुरू में जाके एज अ स्टोरी बुक एक बार फिर से पढ़ लो। प्रीलिम्स के लिए, खासकर 2024 के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हल्का सा आइडिया है अपने दिमाग में कि क्रोनोलॉजी कैसी है, कौन से लीडर कहाँ पे थे, गदर पार्टी वगैरह जैसे हमने PYQs में देखा भी है, सीखा है हमने इनसे, तो बदलते पैटर्न में एक अनसर्टेन प्रीलिम्स जो बनता जा रहा है, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री 20 एक नंबर बड़ी आसानी से, 18 से 20 नंबर, मतलब एक एब्सोल्यूट नंबर क्लेम कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 18 से 20 नंबर आपको बहुत आसानी से ये दे सकती है, और देगी। मुझे पता है आप करेंगे इसको, अगर आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत अच्छे से करके जाएंगे। स्पेक्ट्रम स्टोरी बुक है यार, वो फैक्चुअल बुक है ही नहीं, मेरी फेवरेट बुक है वो। तो विश्वास रखो अपने ऊपर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल? ठीक है जी, देख लेते हैं। मतलब हम देख भी क्यों रहे हैं, 565 आपके दिमाग में बजना चाहिए ऐसे 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 ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वही है, नॉन कॉपरेशन कुछ नहीं, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी प्रेसिडेंटशिप थी 1931 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है ही वॉज द प्रेसिडेंट। और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन मॉडल्स जो हैं, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मॉडल बने जाके, वो इनकी प्रेसिडेंटशिप में आए थे, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। कौन सी पार्टी किसने बनाई, इस पे हम 50 बार सवाल कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास जी की है। एक बार चौथा ऑप्शन इसमें क्या है वो स्टडी कर लेते हैं। हिंदू महासभा, अगेन दिस कैन नॉट बी, लेट्स गो थ्रू इट वंस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, PC जोशी, हाँ जोशी जी बहुत ही फेमस एक कम्युनिस्ट नेता रहे हैं देश में। कम्युनिस्ट जी हो गया। सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, हाँ ये सही है। स्वराज पार्टी का भी मैच हम कर चुके हैं। अब बचती है हिंदू महासभा, तो वो तो सावरकर जी के नाम की है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देश में भारत रत्न अनाउंस हुए हैं 2024 में 5। तो आज ही जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहा है कि सावरकर जी को भारत रत्न देने की जो एप्लीकेशन है वो नोट कर ली गई है। इसके क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं। चलिए, फिर से किताबों के नाम आ गए। आई एम नॉट द गुड पर्सन फॉर इट। आप इसमें यहाँ पे एक बार इसको मैच कर लेना, 4 1 2 3 देखकर इसको समझ लेना। चलो जी आगे चलते हैं। और बुक्स पे इतना फोकस करना भी मत, मतलब एक आध कहीं आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसा बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। एग्जाम में अगर आए और आपको लगता है कि आप नहीं इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोशिश करो उसको छोड़ दो, क्योंकि बुक्स और ऑथर मैच कर पाना इट्स अ क्रिटिकल थिंग। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप नॉन आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट वे। चलिए, रिजर्शन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 मार्क द कल्मिनेशन। ठीक है जी, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिटरमाइनिंग द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ये गलत है भाई। भारत छोड़ो हुआ 1942 में, देश आज़ाद हुआ 1947 में। इन 5 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया, इतना पानी बह गया कि
रॉयल आर्मी नेवी RIN की म्यूटनी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने क्रियाकर्म किए वो अपने तरीके से उन्होंने 1945 में वॉर ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2। नेताजी ने कुछ कुछ काम किए, वायलेंस हुई, अंग्रेज़ों को समझ आने लगा कि भाई अब तुम्हारे बस की नहीं है क्योंकि नेवी रिवोल्ट कर रही है। नेताजी ने अपनी पूरी आर्मी खड़े कर ली और वो आर्मी भारत की सरजमी पर पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात थी। Which of the following were the causes of rapid dissolution of the Mughal Empire? Again, very easy question. Absence of law of succession, बिल्कुल सही बात है। लड़ाई बहुत होती थी, भाई भाई को मारता था, बेटा अपने बाप को जेल में डाल देता था, अलग ही गेम इनकी चलती थी। डिजनरेशन ऑफ नोबिलिटी, ये भी सही है। फॉरेन इन्वेजन, ये भी सही है। नादिर शाह को याद कीजिए, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कोहिनूर लिया था। फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्वेशन, सेफगार्ड्स वर द थ्री लिंचपिन्स ऑफ इरविन पैक्ट। मतलब पूना पैक्ट में इसकी बात ही नहीं थी। रेडक्लिफ अवार्ड जो था वो बॉर्डर्स को लेके था। मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है ये PM थे, ये इसके लिए नहीं था। गांधी इरविन पैक्ट में ये बात हुई थी कि यार डोमिनियन जब बनेगा तो इस तरीके का कुछ दिखेगा वो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी रिकमेंडेशन पर बनी है? अगेन कैबिनेट मिशन। ये पहले भी एक हिस्ट्री के ही PYQs में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 90s में 80s में क्वेश्चन आ चुका है। ये 46 में आया, ये 42 में आया, माउंटबेटन 47 में ही लगभग आया था। Through the general elections in March 1991, which of the following countries has become a democratic country? ये पॉइंटलेस है, अब मतलब ये सवाल पॉइंटलेस है क्योंकि तब का करंट अफेयर्स था ये, अब इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। Englishmen are more efficient partly by upbringing, partly by race and partly by education. ये बात किसने कही थी? सुप्रीमेसी की बात हमेशा ही होती रही है, लेकिन ये वाली बात कर्जन ने कही थी। डफरिन वो हैं जिन्होंने 1885 में ये गवर्नर जनरल थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? RD बैनर्जी इनका नाम है। इसमें नाम अगर खोल के लिख दिया है तो इसको दिक्कत मत मानना। RD बैनर्जी, किताबों में इस नाम से इनका नाम दिया हुआ है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल वॉज यूज्ड इन, अगेन तब का करंट अफेयर है ये, नॉट वेरी मच रेलेवेंट टू अस फॉर नाउ। चलिए अब किसका क्या कुछ कैसे कैसे रिलेशनशिप है ये देख लेते हैं। चोला D3, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग, समुद्रगुप्त, जैनिज्म, हर्षवर्धन, क्या कुछ है इसको समझते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो D है ये हमारा 3 पे जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ पेट्रन फॉर जैनिज्म, तो A जाएगा 2 पे। समुद्रगुप्त का जो नाम है ये अगेन इट्स वेरी फेमस इन एंशिएंट हिस्ट्री। समुद्रगुप्त का नाम इलाहाबाद पिलर पे मिल जाएगा आपको, और ये बचता है फिर एक ही, जहाँ भी यहाँ से मिले मार्क कर देना। रोमन सेटलमेंट इन इंडिया वॉज फाउंड एट अरिकमेडू, ये इट्स अगेन वेरी मच इन द पॉपुलर नैरेटिव एज वेल। ये GK का क्वेश्चन है और आई थिंक एक बार KBC में भी आया हुआ है, शायद वहीं से मुझे ध्यान भी है ये अभी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज रिटन बाय मार्क्स एंड लेनिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेनिन होता तो मार्क्स के बहुत बाद लेनिन आए थे। स्टालिन भी नहीं हो सकता क्योंकि रशिया में स्टालिन बहुत बाद में आए थे। इन दो में पेज फंस सकता है, इसको आप याद कर लीजिए। कार्ल मार्क्स और एंजल्स, इन दो लोगों ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा था। एंजल्स इंग्लिश, जिस भी तरीके से आप इसको याद रखना चाहते हो बस याद रख लीजिए, ये होना चाहिए। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट, ये बात किसने कही थी? माइसे संग ने नहीं कही, महात्मा गांधी ने नहीं कही, नेहरू ने नहीं कही, ये बात चर्चिल ने कही थी। चर्चिल एक जगह पर अपनी भाषण दे रहे थे, वहाँ पे उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कुछ कहा था। ये किसी ना किसी हिस्टोरियन ने किसी किताब में लिखा है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं से ध्यान आ रहा है। चलिए 1992 के सवालों पर अब हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड लिटन? रॉलेट एक्ट, ओके। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एबॉलिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कोर्स एंड कॉटन गुड्स। एक चीज़ समझो, रॉलेट एक्ट और आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये एक साथ नहीं हो सकते, दोनों का टाइम फ्रेम अलग है। अगर स्पेक्ट्रम ध्यान से पढ़िए तो ये बात आप समझ जाओगे। तो अब इसमें से 1 को अगर एलिमिनेट कर दो, मतलब या तो 1 को या 2 को, तो एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं 2 को एलिमिनेट करने के लिए। अगर 2 2 2
तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन हमारी समझ जो है वो हमें बताती है कि इसका आंसर 2, 3, 4 है, और यहाँ पे क्रॉस चेक भी हो गया बिकॉज आंसर दिया हुआ है। चलो जी, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी @CSEY के यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। और क्योंकि अब आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट हो गए इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू वहीं पे करते हैं।